हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और कंडक्टर्स में भी स्फेरिकल कंडक्टर्स में हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए सीख रहे थे कंसंट्रिक वन बाय वन, अगर स्फीयर्स कई सारे बने हुए रहेंगे तो उसी का एक्सटेंशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में मैं कुछ कहा था आपको कि दो कंसंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, दोनों पर चार्जेस दिए हुए थे, आपस में दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया जा रहा होगा तो क्या होगा, इसका पूरा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट सारा कुछ सोच समझ के आपको करने के लिए दिया था। वहीं से शुरुआत कर रहे हैं और एक एक बात को आप अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद उसका सही इस्तेमाल करके आगे के क्वेश्चंस को भी कर रहे होंगे। देखिए, ये कोई एक स्फेरिकल शेल, उसके अंदर में कोई ये दूसरा स्फेरिकल शेल, ठीक। इस पर का चार्ज स्मॉल क्यू, इस पर का चार्ज कैपिटल क्यू, इसका रेडियस स्मॉल ए, इसका रेडियस स्मॉल बी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इस तरह से एक कंडक्टर को ज्वाइन करने का एक कनेक्टिंग वायर बना दिया गया। अब इस वायर के बारे में मैं थोड़ी देर बात कर रहा हूं। देखो, एकदम ध्यान से सुनना और एक एक कंसेप्ट को मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। पहली बार सीख रहे हैं हम लोग, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक एक स्टेप को आप ध्यान से सुने। कोई भी ये एक कंडक्टर है, अगर कंडक्टर नंबर 1 सपोज, ये कोई एक, उसके अलावा मैं कुछ और बात कर रहा हूं अभी, ये कोई दूसरा कंडक्टर, कंडक्टर नंबर 2 है अगर ये सपोज, और इन दोनों को एक इस तरह से कनेक्टिंग वायर से, जिसके बीच में एक स्विच भी है, इस तरह से अगर कनेक्ट कर दिया जा रहा हो, इसका नाम है स्विच एस। तो देखिएगा, इसका हो सकता है, इस कंडक्टर के लिए हो सकता है कि पोटेंशियल सपोज V1 है, ठीक। और V1 क्यों है पोटेंशियल? क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक। या चार्ज है या साइड में कोई चार्ज रखा हुआ है, जो भी सिचुएशन है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, मान लो इसके ऊपर चार्ज या फिर साइड में कहीं रखे हुए चार्जेस के वजह से, जो कुछ भी रीजन क्यों ना हो, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अब ये कंडक्टिंग वायर जो है, ये कितना भी पतला क्यों ना हो, इसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। और ये चूंकि कंडक्टर है ये भी, और ये कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर बोला हूं, कनेक्टिंग कंडक्टिंग वायर, ये जो कंडक्टिंग वायर है, ये चूंकि कंडक्टर नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, इस वजह से कंडक्टर 1 का जो भी पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल अंदर ही अंदर हर जगह पर मेंटेन रहेगा, ठीक। यही रूल है। इसके आगे मैं पहले ये आपको बता चुका हूं कि कंडक्टर अगर रहेगा तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी स्टेट में 0 और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो ये कंडक्टर का ही तो हिस्सा है, ये पार्ट भी, ये वायर जो की है कंडक्टिंग वायर, ये भी उसी कंडक्टर के साथ अब जुड़ा हुआ है। इस कारण से जितना इस कंडक्टर का पोटेंशियल, उतना ही इस पूरे वायर का भी पोटेंशियल रहेगा। ठीक उसी तरह से इस वायर का भी थ्रू आउट पोटेंशियल V2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले कंडक्टर से जुड़ा हुआ है और कंडक्टर के अंदर ही अंदर अगर आप देख रहे होंगे, इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल V2, साथ में ये चूंकि जुड़ा हुआ कंडक्टर है, इस वजह से इसका भी पोटेंशियल V2। अब आगे जो बताने जा रहा हूं, हो सकता है अभी एक बार में तुमको समझ में ना आए, लेकिन बावजूद इसके जो सच है सो सच है। स्विच को जैसे ही क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि अब ये दोनों एंड्स जो वायर के थे वो पूरी तरह से एक हो गए, दोनों जुड़ गए एंड्स अगर, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर V1 और V2 डिफरेंट थे, तो इस वायर के अंदर में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। इसी को लिखने का तरीका हो सकता है माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा,
तो वट एवर वी नो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जरा सा इसके बारे में बात कर रहा हूं अब। इसको समझने के लिए यहां पर आए थे हम लोग, यहां को समझने के लिए यहां पर जा रहे हैं हम लोग, और ये सब कुछ सीखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल के साथ, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होता है, और पोटेंशियल अगर घट रहा है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये रिलेशन है दोनों, ठीक। तो मेरा बस ये कहना है कि V1 और V2 अगर डिफरेंट हुआ तो इस तार के अंदर ही अंदर, ये कंडक्टिंग वायर है ना, इस कंडक्टिंग वायर, थोड़ा सा इसका थिकनेस में ज्यादा दिखा दे रहा हूं बस, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डेवलप होगा, डिपेंड करता है किधर हाई पोटेंशियल है किधर लो पोटेंशियल। तो कंडक्टर के अंदर डेवलप करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, और ये जो एरोज हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले एरोज हैं तो आपको सोच समझ के बता देना चाहिए कि V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा। याद करो पुरानी बातों को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ठीक। मैं आपको इस तरह से समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज अगर जा रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी का घटना ही तो पोटेंशियल का घटना कहलाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशियल है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस सिनेरियो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल यहां पर V2 का पोटेंशियल कम होना चाहिए, V1 का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। अब समय आ गया है इस बात को याद करने का अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ठीक, एकदम रट जाओ इस बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहां पर, और कंडक्टर, ये कंडक्टर है बाय द वे, तो तुम ये तुरंत बोलोगे कि सर कंडक्टर के अंदर कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो मैं तो आपको ये सिखाया हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं सिखाया हूं, मैं आपको ये बताया था कि कंडक्टर के अंदर स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये दोनों पोटेंशियल्स डिफरेंट थे, आपस में तार को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है उसके वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाएगा तो चार्जेस का फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट नहीं है तब। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्टेडी स्टेट नहीं है, और स्टेडी स्टेट तक आने तक चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे होते रहेंगे। फिर से शुरुआत से बात सुना जाए, अभी लिखने का कुछ जरूरत नहीं है तुमको, कॉपी पेन को साइड में रख के एकदम ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। जब तक ये दोनों पार्ट्स डिस्कनेक्टेड थे, ठीक, तब तक यहां पर पोटेंशियल जो होना है हो, यहां पर पूरे में पोटेंशियल जो होना है हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल बस ये है कि एक कंडक्टर का पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। स्टेडी स्टेट में ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक, और यही स्टेडी स्टेट है। ये भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ये भी एक स्टेडी स्टेट है। लेकिन अगर V1 और V2 डिफरेंट हुए और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो इस तार में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलप होना तुरंत सबसे पहले क्या करेगा, बोलेगा कि भाई अब ये स्टेडी स्टेट का नाम हटा दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, और चार्जेस का मोशन शुरू हो जाएगा। कौन चार्ज किधर जाएगा नहीं पता, लेकिन चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का, वो तब तक चलते रहेगा जब तक दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो जाए, पूरे जीरो ना हो जाए। जब तक कंडक्टर के अंदर जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से जीरो ना हो जाए, तब तक के लिए फिर से चार्ज का इधर उधर जाना कंटिन्यूड रहेगा। और फिर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो कहलाएगा कि एक नया स्टेडी स्टेट अचीव हो गया, और वही स्टेडी स्टेट के बारे में हमें यहां पर एनालिसिस करना है, ठीक। तो फिर से
इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, दोनों को कर दिए कनेक्ट, चार्जेस का एक्सचेंज होने लगेगा। इधर से उधर जा रहा होगा चार्ज, उधर से इधर आ रहा होगा चार्ज। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, बस इतना ही जानते हैं हम लोग कि कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी है कि स्टेडी स्टेट में उसमें पोटेंशियल बदलना नहीं चाहिए। ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल बदलना नहीं चाहिए एक नए स्टेडी स्टेट में। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल बदलेगा, इसका भी पोटेंशियल बदलेगा क्योंकि चार्जेस इधर उधर जा रहे हैं। और पोटेंशियल बदलने के बाद एक ऐसा कॉमन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा जो कि दोनों के लिए सेम, और जो कॉमन पोटेंशियल अचीव होगा उसके बाद कहलाएगा कि एक नया स्टेडी स्टेट आ गया। और इसी के बारे में हमें यहां पर डिस्कशन करना है। तो हम लोग स्टेप वाइज डिटेल में बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि एक लाइन का भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन पहले सॉल्व कर लें प्रॉपरली, उसके बाद अलग दिमाग लगाएंगे इसमें। तो लिखिए सबसे पहला स्टेटमेंट, वी नो दैट by connecting the spheres, we know that by connecting the spheres with conducting wire, properly लिख रहे हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन को, we know that by connecting the spheres with conducting wire, इस स्फीयर का नाम 1, इस स्फीयर का नाम 2, डायग्राम में दिखाई दो 1 और 2। तो मैं ये बोला कि जैसे ही आप इस तार से, इस कंडक्टिंग वायर से 1 और 2 स्फीयर्स को कनेक्ट कर देते हैं, वैसे ही क्या होगा, इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि वायर के जस्ट आगे, वायर के जस्ट पीछे पोटेंशियल्स डिफरेंट हैं, कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द कनेक्टिंग वायर, इन द कनेक्टिंग वायर। ये जो कनेक्टिंग वायर है इसमें जस्ट आगे में और जस्ट पीछे में पोटेंशियल्स डिफरेंट होने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। फुल स्टॉप के बाद दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स माइनस के साथ। एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन ये है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही तो इक्वेशन है हमारे पास। तो पोटेंशियल डिफरेंट हुआ तो यहां से वहां जाने में पोटेंशियल बदल रहा है, मान लो घट रहा है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट यानी पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। फुल स्टॉप के बाद फिर लिख रहे हैं हम लोग, ये इक्वेशन तक लिख देने के बाद फिर हम लोग लिख रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कनेक्टिंग वायर विल कॉज चार्जेस टू फ्लो, this electric field in the connecting wire will cause charges to flow। इस कनेक्टिंग वायर में चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, ये चार्जेस कब तक फ्लो करते रहेंगे, जब तक कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो। जब तक दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक, अच्छा दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, मान लो यहां पर सेकंड वाले स्फीयर का, फर्स्ट वाले स्फीयर का कुछ ऐसा हुआ कि दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम हो गया। तो अगर सेम हो जाएगा तो डेल्टा वी, यानी इस तार में, थ्रू आउट इस तार में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर डेल्टा वी 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ नहीं कि मैं बोल सकता हूं कि ये स्टेडी स्टेट आ गया अब। ठीक, तो स्टेडी स्टेट की क्या प्रॉपर्टी, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 और पोटेंशियल को कांस्टेंट होना जरूरी है। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, भूल गया मैं। हम लोग ये लिख रहे थे कि भाई इस कंडक्टिंग वायर में चार्जेस विल स्टार्ट टू फ्लो। अच्छा, अब ये प्रोसेस कब तक हो रहा होगा, the process of charge flow will continue unless the process of charge flow will continue unless the potentials of both spheres become equal. The process of flow of charge will continue unless
द पोटेंशियल्स ऑफ बोथ द स्फीयर्स बिकम इक्वल। ये चार्ज का लेना देना, मतलब फर्स्ट वाले स्फीयर से या तो चार्ज जाएगा या तो आएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव में चार्ज का वैल्यू दिया हुआ हो, यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, ये वाला नेगेटिव हो, ये वाला पॉजिटिव। सारी बातों का जड़ यही है कि भाई चार्ज इधर उधर तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों ही स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब एक और छोटी सी बात, लिखने का जरूरत नहीं है उसे। माना कि V1 इसका पोटेंशियल है, V2 इसका पोटेंशियल है शुरुआत में, जब तक कनेक्शन नहीं बनाए थे। अब कनेक्शन बना देंगे तो वो जो नया पोटेंशियल दोनों के लिए होगा वो V1 वाला होगा कि V2 वाला होगा, कोई आइडिया नहीं। हो सकता है V1 हो सकता है V2 हो सकता है दोनों में से कुछ ना हो, कोई एक तीसरा नया पोटेंशियल है जो कि दोनों के लिए। मुझे कोई आइडिया नहीं कि नया पोटेंशियल क्या होगा, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों ही स्फेरिकल शेल्स के लिए आफ्टर द कंडक्टिंग वायर इज बीइंग क्लोज्ड, आफ्टर द स्विच ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज बीइंग क्लोज्ड। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था बाय द वे, स्विच को क्लोज कर देने के बाद इस स्विच से कितना चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में जाएगा, यही क्वेश्चन था। चलो मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम फर्स्ट स्फीयर टू सेकंड स्फीयर। प्रॉपरली मेंशन करो इस बात को। लेट डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज, लेट डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज फ्रॉम स्फीयर 1 टू स्फीयर 2 थ्रू द स्विच। डेल्टा क्यू का चार्ज फ्लो किया कहां से, फर्स्ट वाले स्फीयर से सेकंड वाले स्फीयर के तरफ। अगर ऐसा होगा तो स्फीयर नंबर 1 पर ऑलरेडी कितना चार्ज था, स्मॉल क्यू का, स्मॉल क्यू माइनस डेल्टा क्यू का चार्ज अब बचा। लेकिन डेल्टा क्यू का चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर डेल्टा क्यू यहां पर घटा तो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा, है कि नहीं। तो यहां पर जरूर से बढ़ा है, यहां पर प्लस में डेल्टा क्यू होना चाहिए। तो बाहर वाले स्फीयर पर डेल्टा क्यू अमाउंट में चार्ज बढ़ गया, अंदर वाले स्फीयर पर डेल्टा क्यू अमाउंट में चार्ज घट गया। नाउ न्यू पोटेंशियल्स आर, न्यू पोटेंशियल्स आर, अब जरा खुद से V1 का वैल्यू, V1 मतलब देखो स्मॉल क्यू माइनस डेल्टा क्यू का चार्ज ये रखा हुआ है और कैपिटल क्यू प्लस डेल्टा क्यू का चार्ज ये रखा हुआ है। इस नए चार्ज के होल्ड करने के बाद, इस नए चार्ज के होने के बाद अब अंदर वाले स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल हम लोग लिखने जा रहे हैं, जिसके बारे में एकदम अच्छे से हम लोग पिछले क्लास में पहले से सीख लिए थे। ठीक, उसके बाद फिर सेकंड वाले का पोटेंशियल लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, डेल्टा क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो जरा वीडियो को पॉज करके खुद से कर दो तो इसे। ऑलराइट, आई होप आपने कर लिया। चलिए देखते हैं क्या होगा डेल्टा क्यू का वैल्यू। डेल्टा क्यू का वैल्यू बड़ा ही इंटरेस्टिंग आता है और उस इंटरेस्टिंग रिजल्ट से हम लोग काफी कुछ सीखेंगे। V1 का, लेकिन एकदम बेसिक बात, इंटरेस्टिंग चीज जो भी रहेगा शॉर्टकट हो सकता है हम लोग डेवलप करते हैं बाद में, लेकिन जो फंडामेंटल बात है वो सभी को एकदम अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि कब क्या चेंज कर दिया जाएगा कोई आइडिया नहीं। आपको एकदम रूट से जुड़े हुए रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो V1 का वैल्यू कितना लिखा जाए, V1 का मतलब है इनर वाले स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल दो कारणों से, खुद इसी के चार्ज के वजह से और खुद बाहर वाले चार्ज के वजह से। तो बाहर वाले चार्ज के वजह से कितना होगा, जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर होगा, और इस वाले चार्ज के वजह से कितना होगा, ट्रीट दिस चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। अगर गलत किए हो तो सही कर लो अभी भी। चलिए अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं सॉल्व, फाइनल आंसर तक पहुंचा के रहेंगे इस बार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस डेल्टा Q डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे, Q माइनस डेल्टा Q के वजह से जो पोटेंशियल रहेगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, प्लस कैपिटल Q प्लस डेल्टा Q डिवाइडेड बाई क्या रखें, A की B, पक्का। बाहर वाले चार्ज के वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर होता है, B। सही है।
अच्छा, सेकंड वाले स्फेरिकल शेल के लिए, बाहर वाले स्फेरिकल शेल के लिए अगर पोटेंशियल लिख रहे होगे तो यू विल ट्रीट एंटायर चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, जिस कारण से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q माइनस डेल्टा q, ये भी कंसंट्रेटेड है सेंटर पर, सेंटर से दूरी है स्मॉल b की, प्लस कैपिटल Q प्लस डेल्टा Q होल डिवाइडेड बाई b ही रहेगा यहाँ पर। ये दोनों का मैं पोटेंशियल अलग अलग लिख दिया जब डेल्टा Q का चार्ज फ्लो कर चुका है। अब अगर डेल्टा Q का चार्ज फ्लो करने के बाद पोटेंशियल आप लिखे हुए हैं और डेल्टा Q अगर स्टेडी स्टेट तक हो जाने वाला फ्लो ऑफ चार्ज है, तो स्टेडी स्टेट की ये प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल्स सेम होने चाहिए। किसमें सेम होना चाहिए? कंडक्टिंग वायर में सेम होना चाहिए। कंडक्टिंग वायर का ये भी हिस्सा है और ये भी हिस्सा है, इस वजह से दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल को सेम करने जा रहे हैं। अब हम लोग दोनों को इक्वेट कर दो, मुझे लगता है कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह, ये सबसे पहले तो ये कैंसिल हुआ, फिर ये कैंसिल होगा, और इन दोनों को इक्वेट करोगे अगर, देखो क्या आता है। कोई गलती नहीं चाहिए, ये दोनों को इक्वेट किया जाए अगर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? मुझे लगता है डेल्टा क्यू का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल क्यू के बराबर, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाई ए और समथिंग डिवाइडेड बाई बी आपस में इक्वल तभी रह सकता है जब समथिंग जो वैल्यू है वो जीरो है, या फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो करना है जैसे करना है करके देख लो। डेल्टा क्यू का वैल्यू मुझे तो लग रहा है कि क्यू ही आना चाहिए। चलो मुझ पर भरोसा मत करो, मैं कैलकुलेशंस बहुत बार मिस्टेक करता हूँ। बी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल क्यू माइनस डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल क्यू माइनस डेल्टा क्यू। अब क्या करें? तो स्मॉल क्यू ब्रैकेट में आया b माइनस ए इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आएगा b माइनस ए डेल्टा क्यू। बहुत बढ़िया, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू स्मॉल क्यू प्रोवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू ए। दोनों स्फीयर्स अगर सेम नहीं है तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू स्मॉल क्यू। तो दोनों स्फीयर्स तो डिफरेंट है ना, ए और बी रेडियस अलग अलग है, दोनों एक ही होता तो चार्ज का फ्लो नहीं होता, यही बात ये कह रहा है। b minus a is not equal to 0, hence you can cancel it। चलिए, हमने सीखा कि स्मॉल q अमाउंट का चार्ज 1 वाले स्फीयर से 2 वाले स्फीयर के तरफ यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वाया द स्विच। स्विच बीच में लगा रखे थे और जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया हमने सीखा वो है स्मॉल q। जरा और ध्यान से देखो, अगर स्मॉल q का चार्ज फ्लो कर गया तो अंदर वाले स्फेरिकल शेल पर बचा कितना चार्ज? 0। इस पर कोई चार्ज ही नहीं बचा दरअसल, इस पर का चार्ज 0 और इस पर चार्ज आया कितना? कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। यहां से इतनी ट्रमेंडस चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। यहां पर जो फिनोमेना यहां पर हुआ उसको देखते हुए देखो क्या क्या। सबसे पहली बात, ये स्फेरिकल शेल नंबर 1 स्फेरिकल शेल नंबर 2 इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या? मुझे ये बताओ, क्या यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता इस तरह से तो हमें पहले से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ठीक। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता इन सभी जगहों पर तो पोटेंशियल को घटना चाहिए था 1 से 2 तक जाने में, लेकिन हमें पहले से पता है कि 1 और 2 दोनों का ही पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता तो मानिए ना फिर गॉसियन सरफेस, समझ गए होगे। अगर ये गॉसियन सरफेस इस तरह से मान लेंगे इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नेट फ्लक्स बना 0, चार्ज एनक्लोज्ड मस्ट बी 0, तो अंदर में चार्ज होना ही नहीं चाहिए था और पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला जाना चाहिए था, ठीक। दिस वाज लॉजिक नंबर 1।
नहीं, लॉजिक नंबर 1 तो सॉल्व करके पता चला हमें। लॉजिक नंबर 2 ये था कि दोनों का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, ठीक। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है इसका अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता। अगर ऐसे होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होता, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक, हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पोटेंशियल तो सेम, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा, पोटेंशियल दोनों में से किसी एक का तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी तमाम जगहों पर जीरो होगा तो फिर गॉसियन सरफेस इस तरह से माने जाने पर नेट फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए। जीरो चार्ज को मेंटेन करने के लिए अंदर में जितना भी चार्ज था उसको बाहर फ्लो कर जाना ही चाहिए। नेक्स्ट लॉजिक सुनो, थर्ड वाला लॉजिक ये है कि हमें पहले से याद है कि किसी भी एक कंडक्टर पर अगर कुछ चार्ज दे दिया जाता है, किसी एक कंडक्टर पर अगर चार्ज दे दिया जाता है तो वो नेट चार्ज जो भी है वो आउटर सरफेस पर चला आता है। तो पहले दो दो कंडक्टर हुआ करता था, जब तक स्विच ओपन था तब तक दो अलग अलग कंडक्टर्स थे, दोनों के लिए अलग अलग सारे कैलकुलेशंस चलेंगे। लेकिन अगर दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल कंडक्टर बन जाते हैं और अगल बगल में कोई चार्ज नहीं, अंदर में भी कोई चार्ज नहीं है, तो फिर पूरा का पूरा चार्ज आउटर सरफेस पर चला ही आना चाहिए। ये थर्ड लॉजिक में बताया। जैसे ही स्विच क्लोज होगा, दिस एंटायर असेंबली स्टार्ट्स टू बिहेव एज अ सिंगल कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच एंटायर चार्ज मस्ट रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। थर्ड लॉजिक में आपको बताया। फोर्थ लॉजिक से भी एकदम बेसिक और ज्यादा समझने की कोशिश करो कि भाई जो भी चार्ज किसी एक कंडक्टर को दोगे तो वो चार्ज आपस में रिपेल करेगा ना, तो वो दूर से दूर रहना चाहेगा। सीधी बात, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जानते ही नहीं है। कोई भी चार्ज अगर दे दिया जाएगा तो लोग दूर अगर रहना चाहते हैं, ठीक, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, आपस में कोई रास्ता नहीं है एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने का, तो क्या करेंगे सारे लोग, ये सब दूर से दूर रहना चाहेंगे, इस एरिया में भी और इस वाले एरिया में। लेकिन अगर बीच में रास्ता बना दोगे तो अंदर वाले लोगों को जब समझ में आएगा कि बाहर में एक बड़ा सा एरिया है जहां पर और ज्यादा दूर दूर रह सकते हैं, तो सारे के सारे चार्जेस बाहर चले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दूर दूर रहने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जितना समझ सके ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब, और नया क्वेश्चन लिखो। अब देखते हैं कुछ सीख पाए कि नहीं हम लोग। नया क्वेश्चन लिखिए। फाइंड चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द स्विच। फाइंड चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द स्विच आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। एकदम ध्यान से करिएगा जरा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस क्लास के शुरुआत में मैं आपको नहीं बोला, अभी बोल दे रहा हूं कि अगर पुराना क्लास रिवाइज नहीं है तो ये क्लास आपका, मतलब मेरा किया हुआ मेहनत, तुम्हारा किया हुआ मेहनत, सब चौपट हो जाएगा। तो पुराने वाले क्लास को अगर रिवाइज नहीं किए हुए हो, अगर नोटबुक में जो भी लिखी हुई बातें थी एकदम जबान पर अच्छे से याद नहीं है, तो अभी तुरंत वीडियो को पॉज करो और जाके अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। नहीं तो सीखने का एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी तुम लूज कर दोगे। ऑल राइट, आई होप आप पूरी तरह से अटेंटिव हैं और सीखने के लिए भी रेडी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख चुके हो आप कि स्विच एस से फ्लो करने वाला चार्ज बताना है जब स्विच एस को क्लोज कर दिया गया। यहां पर थोड़ा सा चेंज बस मैं कर रहा हूं कि सेंटर में भी एक चार्ज रखा हुआ है। यहां पर स्फीयर नंबर 1 पर कोई चार्ज नहीं है, स्फीयर नंबर 2 पर 2q का चार्ज है, ठीक। रेडियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रहा स्विच, और एकदम बेसिक से पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि ये आंसर निकलने का क्या मतलब है, क्या अलग अलग लॉजिक्स हो सकते हैं जिससे हम लोग इसी आंसर को समझ सकते हैं। लेकिन पहले लॉजिक लगाने लगोगे तो बहुत ज्यादा चीजों को मिस कर जाओगे। तो एकदम प्रॉपरली जो एकदम बेसिक बताया उससे सॉल्व करिए इसको सिंसियरली, बिल्कुल
वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे से सॉल्व करो। ऑलराइट, आई होप आपने कर लिया। मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये स्फेरिकल शेल नंबर 1 और ये 2 दोनों को कनेक्ट कर दिया गया इस स्विच के साथ। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस स्विच को कनेक्ट हो जाने के बाद, मतलब ये इस तरह से क्लोज हो गया, अब दोनों एक ही कंडक्टर बन चुके हैं। तो ऐसी हालत में चलो मान लेते हैं कि स्फेरिकल शेल नंबर 1 से स्फेरिकल शेल नंबर 2 तक जो चार्ज फ्लो किया वो डेल्टा क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो किया। कुछ तो कारण होगा कि मैं बार बार ऐसे डिटेल में बता देता हूं कि भाई डेल्टा क्यू इधर से इधर गया है, उधर से इधर आएगा तो माइनस डेल्टा क्यू लेना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट आंसर आने लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम में और फाइनल आंसर निकाला डेल्टा क्यू इक्वल्स टू समथिंग -2 कूलॉम, मान लो फाइनल आंसर आया, तो उस फाइनल -2 कूलॉम का मतलब ये होगा कि 2 कूलॉम फ्लो किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, 2 से 1 की तरफ फ्लो किया चार्ज। ठीक, तो इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। आप किसको किधर से किधर फ्लो करते हुए माने हैं, यह शुरुआत में क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, इसके आगे की बात, अब यहां पर कितना चार्ज बचेगा देखो, डेल्टा, एक तो जीरो चार्ज था स्फेरिकल शेल नंबर 1 पर, उस पर से डेल्टा क्यू फ्लो कर गया, तो जो चार्ज बचा वो है माइनस में डेल्टा क्यू, जबकि स्फेरिकल शेल नंबर 2 पर जो एक्स्ट्रा चार्ज आ चुका होगा वो होगा प्लस में डेल्टा क्यू का। अब मैं लिखने जा रहा हूं ये बात कि स्विच को क्लोज कर देने के बाद स्टेडी स्टेट जब आएगा तो स्फेरिकल शेल नंबर 1 और 2 दोनों का ही पोटेंशियल होना चाहिए सेम। तो पोटेंशियल लिखते हैं 1 वाले का, पोटेंशियल लिखते हैं 2 वाले का, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए मुझसे पहले। चलिए, इस बार 3 अलग अलग चार्जेस हैं, तीनों के वजह से हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे स्फेरिकल शेल नंबर 1 का। देखो, स्फेरिकल शेल नंबर 1 सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा 2q प्लस डेल्टा क्यू, 2q प्लस डेल्टा क्यू होल डिवाइडेड बाई, ए और बी ले लेना चाहिए था, हालांकि आंसर पर मुझे लगता है इफेक्ट नहीं आएगा। ये ए है, ये बी है, रेडियस, या स्मॉल आर कैपिटल आर ले लो। मुझे अभी तो लग रहा है कि ए और बी पर डिपेंड नहीं करेगा आंसर, लेकिन शायद कर जाए, देखते हैं, मेरा कैलकुलेशन सही नहीं रहता। 2q प्लस डेल्टा क्यू के वजह से कैसे निकालेंगे, तो बाहरी चार्ज के वजह से अंदर में पोटेंशियल देख रहे हो, तो जितना सरफेस पर उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट पर, डिवाइडेड बाई बी, प्लस माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, उसके वजह से वहीं पर पोटेंशियल सेंटर पर कंसंट्रेटेड, एक और चार्ज है, प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए, ये भी लिखा जाना चाहिए था। 3 चार्जेस के वजह से अलग अलग हम लोग पोटेंशियल देखें। इसके आगे बढ़ते हैं, V2, V2 मतलब बाहर वाले स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल लिखने की कोशिश है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक एक अलग अलग चार्ज के वजह से पोटेंशियल लिख डालते हैं। सबसे पहले बाहरी चार्ज के वजह से 2q प्लस डेल्टा क्यू होल डिवाइडेड बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई बी, और प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई भी बी। हो गया। अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट करिए, आंसर आएगा। दोनों को इक्वेट करते ही आंसर आ जाएगा। डेल्टा क्यू का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, इतना तो करो कम से कम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करते ही कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ये 0 नहीं हो सकता। उसके बाद दोनों इक्वेट हो रहे हैं, तो 2q प्लस डेल्टा क्यू बाई बी दोनों जगह पर लिखे हुए होने की वजह से ये भी कैंसिल हुआ। और इसके बाद फिर डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया स्मॉल क्यू। तो क्या हमेशा ही डेल्टा क्यू का वैल्यू स्मॉल क्यू आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा सिचुएशन बना कि ऐसा आंसर आ रहा है, यहां पर मैं 2q सेंटर में रखा होता तो यहां पर कुछ और आंसर आता। फाइनली देखते हैं आंसर का मतलब क्या हुआ। आप इन दोनों को इक्वेट करिए, इन दोनों वैल्यूज को, और दोनों वैल्यूज को इक्वेट करके आंसर देखिए आ रहा होगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डायरेक्ट क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 वाले स्फेरिकल शेल से 2 वाले स्फेरिकल शेल तक
Q अमाउंट का चार्ज फ्लो करके चला गया, अंदर से बाहर के तरफ Q अमाउंट का चार्ज फ्लो करके चला गया, तो अंदर में चार्ज बचा कितना? अंदर में चार्ज बचा कितना? -Q। और बाहर में चार्ज बचा कितना? तो 2Q + Q यानी कि 3Q। बाहर में चार्ज ऑटोमेटिकली 3Q मिलेगा आपको, और अंदर वाले स्फेरिकल शेल पर चार्ज मिलेगा -Q। ठीक, इसको और अच्छे से समझा जाए जरा। पूरा फोकस यहां पर रहे। हमने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि ये +Q का चार्ज है, यहां पर चार्ज 0 है, यहां पर चार्ज ऑलरेडी 2Q का है। इन दोनों स्फेरिकल शेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना चार्ज इस कंडक्टिंग वायर से फ्लो करेगा? तो जो जो बात हम लोग पिछले क्वेश्चन में अलग से किए थे आंसर तक पहुंचने के बाद, वो बातों को मैं यहां पर फिर से करने की कोशिश कर रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पोटेंशियल दोनों ही स्फेरिकल शेल्स का 1 और 2 का सेम होने के लिए जरूरी यह है कि इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए कितना? 0। इन सभी जगहों पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो गॉसियन सरफेस, इसको मानिए फिर यही है गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स हुआ 0, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड मस्ट बी 0। नेट चार्ज एनक्लोज 0 तभी हो सकता है जब ये +Q एक तो है, लेकिन साथ में यहां पर -Q भी हो। -Q यहां पर कैसे हो सकता है? -Q यहां पर तभी हो सकता है जब ये न्यूट्रल जो कंडक्टिंग स्फीयर था, इससे फ्लो करके चला जाए चार्ज Q अमाउंट का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, अच्छा और डिटेल में समझो। यहां पर चार्जेस की हालत क्या है, यहां तक समझ जाओ कि चार्जेस चाहते क्या हैं, किस तरह से मूव करना चाहते हैं, सारे इक्वेशंस क्या हमें बता रहे हैं, उसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी बोला हूं कि चाहे ये स्फेरिकल कंडक्टर कितना भी पतला क्यों ना हो, इसका कुछ तो थिकनेस होगा, और ये थिकनेस को मैं दिखा दिया। ठीक, अब ये +Q है, चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कनेक्टिंग वायर अभी कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बात कर रहा हूं। देखो, यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा, होगा ऐसा? यहां पर नेगेटिव चार्ज, और कितना चार्ज? माइनस में q। गॉस लॉ सफिशिएंट है बताने के लिए। और चूंकि मैं बोला था शुरुआत से ही कि ये जो किया ये न्यूट्रल है, शुरुआत से ही जब कनेक्शन वगैरह नहीं बनाए स्विच का, तो अगर यहाँ -Q है तो यहाँ पर आउटर सरफेस पर कितना चार्ज रहना चाहिए? +Q का चार्ज रहना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द फर्स्ट स्फेरिकल शेल। तो ये +Q हुआ, यहाँ ये हालत था। हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, डिटेल में सॉल्व करके आंसर निकाला कि Q चार्ज फ्लो कर जा रहा है। Q क्यों फ्लो कर जा रहा है? ये जो सेंटर वाला चार्ज है ना, अब कोई इक्वेशन नहीं लगाऊंगा, अब कोई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टर्म ही नहीं यूज करूंगा, ठीक है, पोटेंशियल फील्ड ये सब यूज ही नहीं करूंगा, इसके बिना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला जो चार्ज है, सेंटर वाला चार्ज, ये सेंटर वाला चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचे रखा है। ठीक, अब ये जब चार्जेस इस पॉइंट चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट हो गए, तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनको अब अंदर से कोई मतलब नहीं है, ये जितना दूर से दूर रहेंगे उतनी अच्छी बात। फिर से सुनो, ये वाला पॉइंट चार्ज क्या किया? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज को दूर भेजना चाहता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस जितना दूर से दूर रहना चाहें उतनी अच्छी बात। लेकिन क्या नेगेटिव चार्जेस भी जितना दूर से दूर रहना चाहें उतनी अच्छी बात? क्या नेगेटिव चार्जेस भी दूर की तरफ जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो बंधे हुए हैं इस पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को खींच के रखा हुआ है, जबकि इस बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल नंबर 1, वो दूर से दूर जाना चाहता है अभी भी। उसको अगर रास्ता मिलेगा वो चला जाएगा, और यही हुआ यहां पर। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव को अलग कर दिया, जिसको अंदर कर लिया वो रह गया, जिसको बाहर कर दिया वो बाहर मौका मिलने पर बिल्कुल चला गया। आई होप समझ पाए इस बात को आप कि एटॉमिक लेवल पर यहां पर क्या हो रहा होगा शायद।
और करते हैं क्वेश्चन को। अब इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, अब तेजी से क्वेश्चन को करना होगा आपको, ठीक। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द स्विच, फाइंड चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द स्विच आफ्टर इट इज क्लोज्ड, फाइंड चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द स्विच आफ्टर इट इज क्लोज्ड। अभी हुआ क्या है कि मैं दो एग्जांपल्स जो लिया हूं, उन दो एग्जांपल्स से आपके मन में यह बात चला गया है कि भाई इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, एक अंदर में स्फीयर रहेगा, एक बाहर में स्फीयर रहेगा, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे। नहीं, हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। सिचुएशन कुछ भी हो, तुमको जो याद करने बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। तुम, मैं याद करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूं कि जितना भी अंदर का चार्ज है वो बाहर चला जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं। मैं आपको याद करने के लिए ये बोल रहा हूं, कंडक्टर के अंदर स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल सेम, ठीक। और स्विच क्लोज है तो चार्ज इधर उधर अब फ्लो कर सकता है, स्विच अगर ओपन था तो चार्ज इधर उधर फ्लो नहीं कर सकता था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं यही स्विच क्लोज और ओपन के डिस्कशन पर। ये कोई भी एक कंडक्टर है, नहीं कोई भी नहीं है, स्फीयर ही है। कोई भी कंडक्टर अगले चैप्टर में आएगा। ये एक स्फीयर है जिसके ऊपर की चार्ज है 2q का, और इसका रेडियस है r, ठीक। अच्छा, यहां से एक तार गया, ये कंडक्टिंग वायर है, एवरीथिंग इज कंडक्टिंग। यहां पर एक स्विच, और ये रहा एक दूसरा स्फीयर। एक काम करो, इसका रेडियस 2r कर लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज जो है वो है 3q का, जबकि इसका रेडियस है r। और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है इनफाइनाइट। मतलब इसका चार्ज उसके पोटेंशियल को डिसाइड नहीं कर सकता, उसका चार्ज इसके पोटेंशियल को डिसाइड नहीं कर सकता। इसका जब पोटेंशियल लिखोगे मात्र इसी के चार्ज को कंसिडर करो, उसका कोई इफेक्ट यहां पर नहीं है। जब इसका पोटेंशियल लिख रहे होगे तो मात्र इसी के पोटेंशियल को कंसिडर करो। तो एकदम जो बेसिक बात है उसी का यूज करके डायरेक्ट आंसर आएगा, कैलकुलेशन में गलती हो ही नहीं सकता अगर ढंग से सोच समझ के करोगे तो। ये है स्विच, ठीक। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन में ये लिखना था कि स्विच एस के क्लोज होते ही कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये बताना है। आप सॉल्व करिए इसे। चलिए, आपसे होना तो चाहिए था, मैं कुछ बातों को शायद बताया नहीं, उसको मैं और ज्यादा क्लियरली स्टेट कर दूं। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये वायर है, और ये वायर भी कंडक्टिंग, सब कुछ कंडक्टर है। यहाँ पर चार्ज कहीं भी फ्लो करके जा सकता है। जब तक स्विच एस ओपन है तब तक यहाँ का चार्ज यहीं रहेगा, यहाँ का चार्ज यहीं रहेगा, लेकिन स्विच एस जब क्लोज हो जाएगा, यानी ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, स्विच एस के क्लोज हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ का चार्ज उधर भी जा सकता है, उधर का चार्ज इधर भी आ सकता है। कंडीशन क्या है जो डिसाइड करेगा कि कितना चार्ज किधर जाएगा? कंडीशन ये है कि पोटेंशियल होना चाहिए दोनों का सेम, स्टेडी स्टेट। तार है ना, तार से जुड़ा हुआ है, इस तार में कहीं भी बीच रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, नहीं तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, ठीक। सॉल्व करते हैं। इस पर चार्ज मान लेते हैं कि इस साइड से इस साइड जो चार्ज फ्लो किया वो है डेल्टा क्यू का चार्ज, ठीक। तो डेल्टा क्यू का चार्ज अगर फ्लो कर जाएगा तो यहां पर चार्ज बचा कितना, 2q माइनस डेल्टा क्यू का चार्ज, और यहां पर कितना चार्ज बचा, 3q प्लस डेल्टा क्यू का चार्ज। अब क्या इक्वेशन लिखा जाए, इसका पोटेंशियल लिखा जाए, इसका पोटेंशियल लिखा जाए, दोनों को इक्वेट करो। इस बार रेडियस इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन में लिखते हैं, दोनों के बीच में आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं, तो उसका पोटेंशियल अलग, इसका पोटेंशियल अलग। इसका पोटेंशियल अलग से लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q माइनस डेल्टा क्यू, 2q माइनस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई 2r लिखा जाएगा यहां। ये इसका पोटेंशियल हो गया, उसके वजह से यहां पर कोई इफेक्ट आना ही नहीं है क्योंकि सेपरेशन बहुत ज्यादा है। अब लिखने जा रहा हूं इसका पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q प्लस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई केवल r। इन दोनों को इक्वेट करने का जरूरत है।
दिस गॉट कंप्लीटली कैंसल्ड, आर गॉट कैंसल्ड, सिंप्लीफाई करिए डेल्टा क्यू का वैल्यू मिल जाएगा आपको। मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। तो इक्वेशन बना 2q माइनस डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 6q प्लस 2 टाइम्स डेल्टा क्यू, 2 टाइम्स डेल्टा क्यू। ये उधर जाएगा 3 और ये आया -4, तो -4q डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इतना अमाउंट का चार्ज फ्लो करके इधर से उधर जाएगा। कोई पूछे उधर से इधर कितना आएगा चार्ज, तो उसका आंसर क्या हुआ, 4q डिवाइडेड बाई 3। उधर से इधर इतना चार्ज आएगा, इधर से उधर -4q बाई 3 जा रहा होगा चार्ज। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप सीखे कि किस तरह से कंडक्टर्स को कनेक्ट कर देने से उनका पोटेंशियल सेम होने के लिए चार्जेस का फ्लो होता है। ये असल में तैयारी है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। देखो तुम क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखे, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो चार्ज फ्लो करता है, ये तो ओम्स लॉ है ना। तो सही समय पर सही तरीके से हम लोग सीखेंगे चीजों को, लेकिन एकदम बेसिक्स को स्टिक करते हुए जड़ को एकदम मजबूत रखें। अगले क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे अर्थिंग के बारे में, ग्राउंडिंग के बारे में, कि कोई एक कंडक्टर को अगर कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ के साथ तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और चार्जेस किस तरह से आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। रिक्वेस्ट आपसे यह है कि इन चैप्टर एक्सरसाइज 8 के पहले जो कुछ भी थियोरी लिखा हुआ है, यानी इन चैप्टर एक्सरसाइज 7 के बाद 8 के पहले, उस थियोरी को एकदम अच्छे से थॉरोली पढ़ के आइए अगले क्लास में, तो और ज्यादा आप सीख पा रहे होंगे। सेम बात मैं बोलूंगा, अगर आप पढ़ के आए हुए होंगे तो आपका ज्यादा दिमाग काम कर रहा होगा। ऑलराइट, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।